महीने की पहली तारीख और आपके फोन में मैसेज आता है आपके खाते से 15,000 रुपए कट जाते हैं ईएमआई के। दिल बैठ जाता है ना। सुबह 10 बजे सैलरी आई और शाम 5 बजे तक आधे से ज्यादा अकाउंट खाली। आज हम में से 80% से भी ज्यादा लोग इसी चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। कार की ईएमआई, घर की ईएमआई, क्रेडिट कार्ड का बिल। ऐसा लगता है जैसे हम नौकरी अपने लिए नहीं बल्कि बैंकों के लिए कर रहे हैं। लेकिन क्या होगा कि अगर मैं कहूं कि अगले 2 सालों में, हाँ सिर्फ 2 सालों में आप इस बड़े चक्रव्यूह से बाहर निकल सकते हैं। ये कोई बोरिंग लेक्चर नहीं है। आज मैं आपको सुनाऊंगा रमेश की कहानी, जिसके ऊपर 15 लाख का लोन था, लेकिन अगले 2 सालों में उसने अपना सारा लोन चुका दिया और आज वो टेंशन फ्री है। तो चलिए रमेश की स्ट्रेटेजी को डिकोड करते हैं। रमेश की सैलरी थी 50,000 और उसकी जिंदगी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन दिखावे के चक्कर में उसने 3 बड़ी गलतियां कर दी। नंबर 1, महंगी कार ले ली उसने लोन पर। नंबर 2, आईफोन ले लिया नो कॉस्ट ईएमआई पर। नंबर 3, दोस्तों के साथ थाईलैंड ट्रिप क्रेडिट कार्ड पर। रमेश को लगा सैलरी तो आती रहेगी, सब मैनेज हो जाएगा, लेकिन फिर एक झटका लगा कि पिछले 6 महीने से उसके टारगेट पूरे नहीं हो पा रहे और कंपनी ने उसकी सैलरी 20% कम कर दी। उस दिन रमेश का पूरा सिस्टम हिल गया। रातों की नींद उड़ गई, समझ में नहीं आ रहा था कि करूं तो करूं क्या आखिर। और शायद आप में से आज कई लोग इसी जगह पर खड़े हैं। रवि ने जल्दी लोन खत्म करने के लिए 10 पावरफुल स्टेप्स का इस्तेमाल किया, जो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। इसलिए वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए और मिस मत कीजिए। और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर दीजिए। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। स्टेप नंबर 1, रावण दहन लिस्ट, फाइनेंशियल मिरर। सबसे पहले रवि ने खुद से कहा, डर के साथ में कभी लोन खत्म नहीं कर सकता। उसने डायरी ली और अपने सारे लोन को एक जगह पर लिखा। नंबर 1 कितने लोन है, नंबर 2 कितना लिया है, नंबर 3 कितना बाकी, और नंबर 4 कितना ब्याज चल रहा है। जब तक आपको पता नहीं होगा कि आपका दुश्मन कितना बड़ा है, जब तक आप उसे हरा नहीं सकते। अभी इसी वीडियो के साथ अपनी रावण दहन लिस्ट बनाइए। जैसे कि रमेश की लोन की लिस्ट है, कार लोन 13 लाख, बाकी 1.5 लाख, ब्याज 9%। आईफोन लिया 1.5 लाख का, बाकी 1,25,000, ब्याज 0%। ट्रेवल लोन लिया 50,000 का, बाकी 42,000 और ब्याज 35%। स्टेप 2, स्नोबॉल मेथड। इस मेथड में होता यह है कि आप सारे लोन्स को लिखते हैं और सबसे छोटा लोन जो होता है उसे सबसे पहले चुकाते हैं। और आप ऐसा क्यों करते हैं? इसका लॉजिक यह है कि आपके बहुत सारे लोन में से छोटे छोटे लोन चुकते जाते हैं तो आपके टोटल लोन की संख्या कम हो जाती है और आप मेंटली बहुत फ्री महसूस करते हैं। जहां पर आपके पास 10 लोन थे, उसमें से आपने 2-3 लोन चुका दिए जो बहुत छोटे थे, जो खत्म हो चुके थे, तो आपको मेंटली फ्री महसूस करवाता है और आपको लगता है कि अब इतने ही बाकी है और ये भी जल्दी हो जाएगा। अब यदि स्नोबॉल मेथड के हिसाब से रमेश की कंडीशन देखे तो उसका सबसे छोटा लोन जो था वो था ट्रेवल लोन, जहां पर उसने 50,000 लिए थे और 42,000 बाकी थे। और इसी लोन में से एक और बात की है, इसी में से उसे सबसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ रहा था, इसलिए उसने सोचा कि इसको सबसे पहले चुका देता हूं। लोन को चुकाने की एक और मेथड है, स्टेप 3, एलोन्स मेथड। ये मेथड उन लोगों के लिए है जिससे मैथ से ज्यादा पसंद है। इसमें जो सबसे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला जो लोन रहता है, व्यक्ति उससे पहले चुकाता है। तो आप दोनों मेथड में से किसी एक मेथड को सिलेक्ट कर सकते हो। या तो आप स्नोबॉल मेथड को सिलेक्ट कीजिए या फिर आप एलोन्स मेथड को सिलेक्ट कीजिए। अब रमेश के केस में देखें तो दोनों चीजें एक ही थी, क्योंकि उसने जो ट्रेवल लोन लिया था वो सबसे छोटा लोन था 50,000 का और उसी में सबसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा था, तो उसने उसे चुकाया। तो दोनों मेथड को उसने फॉलो कर लिया। अब अपना देखिए कि आपके लोन में यह कौन सी मेथड में सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा। स्टेप नंबर 4, लाइफ स्टाइल फास्टिंग, यानी कि गरीबी का व्रत, जिसमें उसने लाइफ स्टाइल फास्टिंग के सिस्टम को अपनाया। मतलब आपको उपवास रखना है गरीब रहने का कुछ दिनों के लिए। जैसे रमेश को पिज्जा खाना बहुत पसंद था और हर वीक में वो 500 से 700 रुपए का पिज्जा खाता था, लेकिन अगले 6 महीनों के लिए उसने लाइफ स्टाइल फास्टिंग का प्लान बनाया और उसने अगले 6 महीने तक कोई भी पिज्जा नहीं खाया, कोई भी मूवी नहीं देखने गया, दोस्तों के साथ सारे जितने भी नेटफ्लिक्स और ऐसे जितने भी रिचार्ज होते हैं जो काम के नहीं है उसे नहीं लिया। उसे दोस्तों के साथ घूमने का बड़ा शौक था, नए कपड़े लेने का बड़ा शौक था, जूते लेने का बड़ा शौक था, लेकिन उसने लाइफ स्टाइल फास्टिंग का 6 महीने का व्रत रखा, जिसमें जितने भी अनअसेसरीज खर्च थे जिनकी कोई जरूरत नहीं थी उससे बंद किया और यहां से एक बड़ा अमाउंट बचा जिसने उसे अपने लोन को पे किया। स्टेप नंबर 5, साइड हसल। रमेश को इंग्लिश बहुत अच्छे से आता था, तो उसने सोचा ऑफिस से आने के बाद क्यों ना मैं 1 से 2 घंटा बच्चे को इंग्लिश स्पीकिंग पढ़ाऊं।
और जिसने उसकी बहुत ज्यादा मदद की। रमेश ऑफिस से आने के बाद बच्चे को कोचिंग पढ़ाने लगा। इससे उसे एक अमाउंट आता था और उस अमाउंट को भी उसने लोन चुकाने में लगा दिया। उसने एक भी पैसा अपने पास नहीं रखा। तो आप भी यह कर सकते हैं कि यदि आपको लगता है कोई ऐसी स्किल है जिससे आप साइड हसल करके कोई इनकम कर सकते हैं, तो कुछ समय के लिए आप इससे भी फोकस कीजिए। हो सकता है कि आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़े, लेकिन इसमें आपको सफलता जरूर हासिल होगी। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ से जो भी इनकम आएगी, फिर से आपको अननेसेसरी खर्च नहीं करने। इस पैसे को आपको लोन में लगाना है। स्टेप नंबर 6, इमरजेंसी फंड। रमेश ने अपना इमरजेंसी फंड बनाया। अब आप सोच रहे होंगे कि पहले से ही तो लोन है, तो फिर इमरजेंसी फंड बनाने की क्या जरूरत है। इसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि रमेश ने सोचा कि अगर अगले महीने मुझे कुछ इमरजेंसी आ जाती है, मेडिकल इमरजेंसी, तो उसके लिए मैं अलग से लोन न लूं या मुझे लोन न लेना पड़े। इसलिए उसने बहुत स्मार्टली एक इमरजेंसी फंड बनाया जिससे उसे आगे होने वाले मेडिकल खर्चे पूरे हो सके। स्टेप नंबर 7, डेट कंसोलिडेशन। अब इसका मतलब क्या होता है कि आपने देखा होगा कि छोटी छोटी रस्सियां मिलकर एक बड़ी मोटी रस्सी बनती है। तो रमेश ने भी अपनी सारी की सारी रस्सियों को एक बनाकर मोटा कर लिया। इसका मतलब है उसने एक ही बैंक से सारे लोन ले रखे थे, तो उसने डेप्ट को कंसोलिडेशन कर दिया। अब मान लेते हैं कि आपके पास अभी 4 से 5 लोन है जो कि अलग अलग है। आप बैंक से बात करके उससे सिंगल पर्सनल लोन में कन्वर्ट करा सकते हैं, ताकि आपको हर समय अलग अलग लोन के बारे में या उनके EMI के बारे में सोचना ना पड़े। यदि यह किस्त नहीं हो तो क्या होगा, आप एक ही किस्त बनवा ले ताकि आपको एक ही EMI का पर फोकस हो और आप अपनी पूरी एनर्जी उसी लोन पर लगा दे। रमेश के केस में उसने 3 लोन ले रखे थे, जिसमें एक नो कॉस्ट EMI था, तो उसे हटा दे, तो सिर्फ 2 ही लोन थे। उसने उससे मर्ज करवा दिया और उससे एक बनवा लिया। अब उससे 3 अलग अलग लोन नहीं देखना पड़ रहा था। उसके सामने सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि मेरा एक ही लोन बन चुका है और उसी का मुझे पूरा करना है। स्टेप नंबर 8, एसेट को बेचने का फैसला। 8वें स्टेप को उठाने के लिए रमेश को थोड़ा कष्ट हुआ, दुख हुआ, लेकिन उस स्टेप को उठाने के बाद रमेश की सारी टेंशन खत्म हो गई। यह स्टेप थी उसके एसेट्स को बेचना। घर में उसने देखा कि कोई पुरानी बाइक उसके पास खड़ी है जिसका वो इस्तेमाल नहीं करता। उसने उसे बेच दिया। उसके बाद उसने देखा कि कोई मेरी एक FD है जो मुझे लोन से कम रिटर्न दे रही है और उससे मैं लोन चुका सकता हूँ, तो उसने एक FD को भी तुड़वा लिया और उससे अपने बड़े लोन को कंप्लीट कर लिया। आप भी अपने दिल पर पत्थर रखकर कुछ ऐसी चीजें अपने घर में या अपने आसपास देख सकते हैं जिसका कभी इमीडिएट आपको कोई काम नहीं है। आप अपने बड़े लोन को उससे कंप्लीट कर सकते हैं और लोन से आजाद हो सकते हैं। अब हो सकता है कि आप कई चीजों से इमोशनली कनेक्ट हो और उससे बेचना नहीं चाह रहे हो, लेकिन आपको यह फैसला इसलिए लेना चाहिए ताकि आप बड़े इंटरेस्ट को पे करने से अच्छा है अभी आप इससे बच जाइए और धीरे धीरे करके जब आप वापस आपके पास पैसा आ जाएगा तो आप अपने एसेट्स को फिर से बिल्ड कर लीजिए। 9वें स्टेप से रमेश को बहुत ज्यादा फायदा हुआ, जो कई लोगों को पता नहीं होती है। जो सीक्रेट स्टेप होती है वो है बैंक से बात करना। यदि आपके पास नेगोशिएशन की थोड़ी भी स्किल है तो आप बैंक के पास जा सकते हैं और उनसे बातचीत कर सकते हैं कि आप EMI को पे नहीं कर सकते या आपके पास इतना पैसा नहीं है। और यदि नेगोशिएशन सफल हो जाता है तो हो सकता है कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट में कटौती मिल जाए या किसी प्रकार का कोई और फायदा मिल सकता है। रमेश के साथ भी यही हुआ कि रमेश ने बैंक से बात की और उसका टेन्योर भी बढ़ गया और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम कर दिया गया। क्योंकि देखिए, बैंक्स को अपने पैसे वापस चाहिए और वह किसी भी प्रकार से अपने पैसे वापस चाहती है, तो यदि आप उससे नेगोशिएशन कर सकते हैं तो यह भी कर लीजिए। और 10वें स्टेप में रमेश ने विश्व प्रतिज्ञा ली कि कुछ भी हो जाए अब मैं फालतू लोन नहीं लूंगा, लाइबिलिटीज बनाने वाला लोन कभी नहीं लूंगा। यदि मैं लोन लूंगा भी तो एसेट्स को बिल्ड करने वाला लोन लूंगा। अब कमेंट में बताइए कि आपके कितने लोन चल रहे हैं और आपकी प्लानिंग क्या है। अगर ये वीडियो काम का लगा हो तो उन लोगों को जरूर भेजिए जो EMI के बोझ में दबे हुए हैं। और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर ऑन कर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।